Hello friends, welcome on my YouTube channel. Today I had opted MCQs on economy of India. Do like, share and subscribe the channel for more videos and for more knowledge. आज हमने इकॉनमी के कुछ टॉपिक्स तो एग्रीगेट में नहीं उठाए हैं, बल्कि हमने आज एक इम्पॉर्टेंट बुक ली है जिसको नाम कहते हैं इकॉनमी ऑफ इंडिया। इकॉनमी ऑफ इंडिया की अगर बात करेंगे तो ये अर्थशास्त्र से शुरू होती है मौर्यन टाइम से, लेकिन आजकल जो हम पढ़ेंगे मॉडर्न इकॉनमी, तो इसमें कुछ ब्रिटिश के भी चीज़ें आएंगी और कुछ इकोनॉमिक सेशंस जो शुरू हुए हमारे 1946 के बाद उस पर भी बात होगी। सो लेट स्टार्ट। हु गिव मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, नेशनल इनकम जो है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पर थी उनका मोटिव ही था यहाँ से इनकम को हासिल करना और ब्रिटिश में ले जाना, जिसलिए दादा भाई नेहरू जी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी अपनी बनाई थी 1668 में, जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया था कि इनका बेसिक मोटिव जो है 1868 में कि इनका बेसिक मोटिव जो है यहाँ की वेल्थ को सीधा ले जाना ब्रिटिश में, इंग्लैंड में। पहली बार नेशनल इनकम मेथड को जो कैलकुलेट करने का तरीका दिया है वो दिया है साइमन कुजनेट ने। नेशनल इनकम मेथड जो है इससे हम टोटल इनकम देखते हैं। नेशनल इनकम क्या होती है? द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री प्लस फॉरेन इनकम आफ्टर डिडक्टिंग द इनकम ऑफ द पर्सन्स who earned income in India and sent to the broads। इन्हें सिंपल सा कंसेप्ट समझ लेना है। तो इंडिया के अंदर जो इकानमी का या पूरी वर्ल्ड में इकानमी को कैलकुलेट, इनकम को कैलकुलेट करने का टोटल गुड्स कितनी आई, टोटल सर्विसेज कितनी हुई, कितना डिमांड एंड सप्लाई रहा, कितना डोमेस्टिक लेवल पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके हमने ये लाया, तो उसका मेथड को कैलकुलेट करने का पहला तरीका पहली बार जो दिया वो दिया साइमन कुजनेट ने। अब पूछा रहा है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ होम जनरल बजट ऑफ इंडिया इज सेपरेटेड फ्रॉम ब्रिटिश। देखो पहले यहाँ पर ब्रिटिश लेगेसी थी, बजट भी उनके हिसाब से सेकंड वीक ऑफ फरवरी में पेश होता था, लेकिन एक कमेटी बनी जिसके हेड जो थे वो थे बिबिक देब्रॉय कमेटी। उन्होंने कहा था कि अब इंडिया को अपना जनरल बजट जो है अलग करना है, अपने हिसाब से लगाना है। 2010 तक तो सेकंड वीक तक ही रहा। 2011 में पहली बार इसको 1 जनवरी से प्रेजेंट किया जाता है, 1 जन से प्रेजेंट किया जाता है, 1 फेब से, सॉरी जन नहीं 1 फरवरी से। हमारा इकोनॉमिक ईयर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल टू, इम्पोर्टेंट है, 31 मार्च। इस बीच हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। इसके बीच में जो हमारा इनकम्स हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, लॉसेस हैं, गेन्स हैं, रिसेप्ट है, कैपिटल है, रेन्यू लॉस है, तमाम को जो कैलकुलेट किया जाता है वो जनरल बजट में रखा जाता है, जिसको हम फिस्कल पॉलिसी भी बोलते हैं, जो मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया आपको। हो साइड इंडिया है सेपरेट रेल बजट। पहली बार रेल बजट इंडिया में, रेल का बजट जो था वो कब आया और किस कमेटी के कहने पे? ये अकवर्थ कमेटी थी 1921 में। अब अकवर्थ कमेटी ने 1921 में रेल बजट लाया। पहला रेल बजट जो था वो जॉन मिथाई ब्रिटिशर ने यहाँ पर इसको प्रेजेंट किया हुआ था। लेकिन अब जाकर 92 ईयर्स के बाद 17 नवंबर 2016 में इसको मर्ज कर दिया मोदी सरकार ने विद जनरल बजट। अब ये बजट जो है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ही पेश करती है, लेकिन इसको बनाता कौन है? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेल्स एंड ट्रांसपोर्ट्स। सो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। MCQs के साथ जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं दिखाता जाऊंगा आपको, आप इसको नोट करते जाएंगे। व्हेन डिड BBB का मतलब बैंक बोर्ड ब्यूरो। अब एक बैंक बोर्ड ब्यूरो बना है जो क्या करता है, तमाम शेड्यूल बैंक्स, वो शेड्यूल बैंक्स कौन से होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, उसके गवर्नर्स, CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स,
ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करता है? BBB, बैंक बोर्ड ब्यूरो। ये कब एस्टेब्लिश हुआ? 28 फरवरी 2016 में। इसके पहले चेयरमैन जो थे वो विनोद राय थे, और आज के जो है BP शर्मा है। सो अब यहाँ पर हमारे पास RBI टॉपिक जो है वो RBI में है। RBI का जो RBI का जो टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसमें ये कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं। मे भी बोर्ड का पूछा जाए, बैंक रिलेटेड है। RBI जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज़ को चेक करता है, तो उस पर भी बात करते जाएंगे। सो इसी पस मंज़र में एक क्वेश्चन है, फर्स्ट कमर्शियल बैंक विद लिमिटेड लायबिलिटीज़, यानी इंडिया का पहला बैंक जो है वो था 1770 में बना था। कौन सा? हिंदुस्तान बैंक। लेकिन यहाँ पर पूछा जाता है लिमिटेड लायबिलिटीज़, यानी उस पर लायबिलिटीज़ जो थी, खर्चे वहाँ के जो थे वो कम थे, इंडिया का शेयर उसमें पूरा नहीं था। वो कौन सा बैंक था? उसका नाम बताइए। उसको बोलते हैं ओहद कमर्शियल बैंक। ये बना था 1881 में। और उसके बाद है RBI वाज नेशनलाइज्ड। सॉरी, ये गलत हुआ है, मिस्टेक हुआ है, ये खुद नहीं बनाया, आज किसी को लिख के दिया था। नेशनलाइज्ड कब हुआ? ये ने आज असिस्टेंट से हमने काम लिया है और उसने गलती की है, हो जाती है मिस्टेक्स, तो कोई नहीं है। RBI वाज नेशनलाइज्ड। कब नेशनलाइज हुआ है? 1949 को। RBI बना कब है? 1 अप्रैल 1935 को, बाय द एक्ट ऑफ 1934। इसके लिए ऊपर मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ, उस पे लिए मैंने एक अलग से वीडियो शेयर कर दी है। तो ताहम फिर भी 1 अप्रैल 1935 को RBI बनता है बाय द एक्ट ऑफ 1934। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकर्स बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी को चेक करता है, मार्केट प्राइसेस को कंट्रोल करता है, फ्लो ऑफ मनी इन मार्केट को कंट्रोल करता है विद बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, तमाम टर्म में इसमें नेक्स्ट वीडियो में पूरा लाऊंगा। अभी एग्ज़ाम जो है वो 6 तारीख को है। उसके बाद हम हर दिन हर बुक का एक टॉपिक जो है थियोरेटिकली पढ़ेंगे हम। आफ्टर दैट उसके MCQs किया करेंगे, ताकि आपको इस प्लेटफॉर्म में सारा कुछ एक जगह मिल जाए। सो 1949 में इसको रेगुलराइज किया गया था। इन विच ईयर? अब क्वेश्चन है, और एक चीज़ यहाँ से समझाना चाहूँगा। बाय द एक्ट ऑफ 1934 एक और एक्ट पास किया गया था, जिसमें RBI तो रेगुलराइज किया गया, गवर्नमेंट के अंडर आ गया। यहाँ पर एक और बात हुई थी कि जितने भी बैंक हैं उन सब को कौन चेकअप करेगा, कौन लुक केयर करेगा, कौन मॉनिटर करेगा, कौन इनके ऑडिट्स करेगा, कौन इनको पॉलिसीज़ बताएगा, कौन इनको रेगुलेट करेगा? तो वो RBI है। लेकिन इसमें कमर्शियल बैंक्स आते हैं, शेड्यूल कमर्शियल। व्हाट आर शेड्यूल बैंक्स? शेड्यूल बैंक्स वो होते हैं जिनको RBI 1934 एक्ट के तहत उनको क्या करता है? नेशनलाइज करता है, उनको अडॉप्ट करता है, और उन बैंक्स को अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ RBI ही काम करना होता है। सो उसके बाद पूछा जा रहा है, इन विच ईयर 14 बैंक्स वेर नेशनलाइज्ड बाय इंदिरा गांधी। यानी इंदिरा गांधी की हुकूमत के दौरान 14 बैंक जो थे वो नेशनलाइज हुए थे। ये कब हुए थे? ये 19 जुलाई 1969 को हुए थे 14 बैंक्स, याद रखेंगे। लेकिन 6 बैंक और हुए थे, वो हुए थे 1980s में। बैंक रिफॉर्म्स भी कहते हैं इसको, बैंक्स रिफॉर्म सिस्टम हुआ था। इसमें क्या किया गया था कि जो बैंक थे इनको नेशनलाइज किया गया था, इनको डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट में लाया गया था, अंडर RBI लाया गया था। इनके कैपिटल को, शेयर को, रेन्यू, रिसेप्ट, जितना भी प्रोसेस था वो अंडर द लुक केयर ऑफ RBI हो रहा था। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक कंसिस्ट ऑफ। इंपीरियल बैंक में कौन कौन बैंक थे? मैंने लिखा हुआ मद्रास, मुंबई एंड बंगाल। देखो, मैं क्वेश्चन उस तरह से नहीं बनाता हूँ जिस तरह और यूट्यूब पे होते हैं, क्वेश्चन बनाया, 4 ऑप्शन डाले, फिर उसको बस पढ़ना ही, पढ़ते रहना है, पढ़ते ही रहना है, तो बोरिंग जैसा नहीं है। बल्कि ऐसा है कि मैं क्वेश्चन के बीच में कोशिश करता हूँ एक क्वेश्चन से 4 फैक्ट्स आपको पता चल जाए, रेलिवेंट वाले। देखो, इंपीरियल बैंक कंसिस्ट ऑफ, जिन्हें इंपीरियल बैंक उसको कहा जाता था जिसमें कौन कौन हुआ करता था? मद्रास, मुंबई
एंड बाय बंगाल। बात कब की है? ये बात है 1921 की। यानी इंपीरियल बैंक अब कब बना है? 1921 में। कौन कौन इसमें होता था? मद्रास, मुंबई एंड बंगाल। याद होगी ये बात हमें। लेटर ऑन इट वाज नोन एज एसबीआई बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का मतलब होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो ये लार्जेस्ट लेंडर पब्लिक बैंक। लेंडर क्या है? ये ज़्यादा लोन देता है भाई पब्लिक, ये ज़्यादा लोन देता है। और सबसे ज़्यादा ब्रांचें अगर किसी की पूछा जाए वर्ल्ड लेवल पे किसकी हैं, आरबीआई को टिक नहीं करना बल्कि एसबीआई को। पहले इसको इंपीरियल बैंक 1921 में, फिर 1955 में इसको रेगुलराइज भी किया जाता है। फिर ये 1955 में क्या बन गया? एसबीआई। सो हु फर्स्ट सजेस्टेड द इम्प्रूवमेंट इन बैंकिंग सिस्टम इन 1991? आपको पता है आज़ादी 1945 में, उससे पहले भी इंडियन इकॉनमी सफ़र कर रही थी, उसके बाद भी तो कर रही ही थी, लेकिन कुछ स्टेप ले लिए गए थे। जिस तरह प्लानिंग कमीशन को लेकर 1938 में बात की गई थी। उसके बाद हमारे पास एनएसओ, नेशनल स्टेटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जो हमारे इसको काउंट कर रही थी। फिर उसके बाद सीएसओ बनाया गया, सेंट्रल स्टेटिस्टिक ऑफिस बनाया गया। फिर प्लानिंग कमीशंस लाए गए 1938 को, फिर 1950 में इम्प्लीमेंट करके 1951 में पहला प्लान लाया गया। तो ये सारी रिफॉर्म्स जो थी, और ये तो इकॉनमी को बढ़ाने की थी, कंट्री को डेवलप करने की थी, ग्रोथ ऑफ इकॉनमी एंड डेवलपमेंट के ऊपर बात हो रही थी। इसी पस मंज़र में कुछ कमेटीज से बनाई गई थी जो बैंक के ऊपर बात करती हैं। बहुत सारी कमेटीज़ हैं और उनमें से बोला गया है इम्प्रूवमेंट इन बैंकिंग सिस्टम में पहली बात 1991 में किसने की थी? वो की थी नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट ने भी और नरसिम्हन कमेटी सेकंड ने भी। नरसिम्हन जो थे ये प्राइम मिनिस्टर भी थे, 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, व्हेन वाज पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जन धन योजना? सबको पता होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। इतने लाख आएगा, उतने लाख आएगा, आया कुछ नहीं। तो ये जो है, ये 15 अगस्त 2014 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया। ये स्कीम क्या थी हर एक जानता है। 18 से 40 साल के बीच में अकाउंट खोला जाएगा, उसमें 5,000 रुपये आएगा, फिर उसमें इतने लोग आएंगे, इतना फ्री, ये ज़ीरो बैलेंस पे खुलेगा ये अकाउंट। एक काम इसमें हुआ, ज़ीरो अकाउंट पे खुला था, बाकी इसमें सारे नहीं हुए। जब इंडियन बजट जो है फिजिकल डेफिसिट में जा रहा है, डेफिसिट समझते हैं ना हम, कि इसके खर्चे ज़्यादा हैं और इसको रेन्यू आ नहीं रहा है, रिसेप्टें, इसकी रेन्यू रिसेप्टें बहुत कम है, एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन द गेनिंग पावर। सो हाउ 5,000 रुपये के अकाउंट में आएगा। व्हेन डिड नबार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड? नबार्ड जो है ये एग्रीकल्चरल बैंक है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लोन देते हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स को लोन देते हैं, मार्जिनलाइज्ड फर्म्स को लोन देते हैं, कोऑपरेटिव्स और फर्म्स को लोन देते हैं। ये बना है 30 मार्च 1982 को और इसके जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है और इसके करंट में चेयरमैन जो है गोविंद राजा चिंताला है। हाउ मैनी स्मॉल बैंक्स आर इन इंडिया? देखो पहले थे 11, अब आरबीआई ने एक और 12th कर दिया। वो कौन सा है? हो सकता है ये पूछ ले कि अब 12th स्मॉल नेशनल बैंक, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये करंट रिलेटेड क्वेश्चन है ये वाला। अब हमारी इकानमी को बूस्ट करने के लिए प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना था, प्रोडक्शन को बढ़ाना था। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन होगी, तो उसमें डिफरेंट सोर्सेज हैं हमारे पास फूड्स की। तो हर एक के रिलेटेड एक रेवोल्यूशन शुरू कर दिया गया था। इन्होंने ये रेवोल्यूशन जो था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, अपने आप में ही एक इंडस्ट्रियलाइजेशन थी। इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ को बैकअप किया था, बूस्ट अप किया था कि आपको किस तरह से अपनी कंट्री को बैकअप करना होगा। सो यहाँ पर इंडिया में भी रेवोल्यूशन लाया गया, रेवोल्यूशंस लाए गए बहुत सारे फूड्स को, न्यूट्रेंट्स को लेकर, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उनके लिए स्कीमें लॉन्च की गई। तो इसी तरह से ग्रीन गोल्ड, मैंने कुछ लिखे हैं तो याद रखने की बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत बात है। गोल्डन रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड? हनी, हनी को बढ़ाने के लिए, उसकी प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को, हनी। ब्लू रेवोल्यूशन जो था
ये फिश के रिलेटेड था। ग्रे वाला जो था वो फर्टिलाइजर्स को बूस्ट करना था। पिंक रेवोल्यूशन जो था वो ओनियन एंड प्रान के लिए था। सिल्वर जो था वो कॉटन के लिए था। ये तमाम के तमाम रेवोल्यूशन जो है इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछा जा सकता है, इकॉनमी है, कुछ भी। साफरान सोलर एनर्जी के रिलेटेड था। ये वाला दिया है पीएम मोदी जी ने 2040 में। सो फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? देखो, अगर वर्ल्ड की बात करें तो वो थे नॉर्मन बोरलॉग्स 1951 में। तो इंडिया की अगर बात करें तो ये थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी। 1965 में इन्होंने रेवोल्यूशन लाया, हमारे इस ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको कहा जाता है। तो पूछा जाता है कभी कभी कौन कौन सी दो फसलें क्रॉप्स ली थी? भैया वीट एंड राइस याद रखना। अगर वहाँ पर सारे दे के होंगे तो वीट पहले करना, क्योंकि पहले इसका फोकस वीट पे था, फिर साथ में इन्होंने इसको राइस भी रखा था। तो ये कौन से प्लान में ये इम्प्लीमेंट किया गया? कई बार ये पूछा है एसएसबी ने ये क्वेश्चन। ये कौन से इंडियन प्लान में था? ये फोर्थ इंडियन प्लान में 1965 वाले प्लान में इसको लाया गया था। अब हमारे पास एक और टॉपिक है जिसका नाम है डेविड रिकार्डियन थ्योरी। इस पे कुछ एमसीक्यूज मैंने लाए हैं। थोड़ा जैसा मैं डेविड रिकार्डियन थ्योरी के बारे में बताता हूँ। डेविड रिकार्डियन थ्योरी जो है ये रिलेटेड रेंट है, ये पैसों को लेकर बात करती है। और ये हमें समझाता है डेविड रिकार्डियन कि अगर हमारे पास ज़मीन फर्टिलाइज होगी, जरखेज़ ज़मीन होगी, उसमें से कॉर्न्स की बात करता है। कॉर्न्स याद रखेंगे आप। फिर वीट, बोला कॉर्न्स की जब फसल हमें ज़्यादा मिलेगी, हम मार्केट में ज़्यादा बेचेंगे, हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा। और बोलता है अगर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कम हो जाएगी, फसल कम हो जाएगी, उसकी डिमांड जो है वो बड़ी रहेगी, लेकिन उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो ये इस थ्योरी का थोड़ा सा बेसिक टेनेंटेड फैक्ट है। ये एसएसबी का क्वेश्चन है हमें, जिसको डेविड रिकार्डियन थ्योरी कहते हैं। और ये बेस्ड है किस पे? क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ये थ्योरी किस पे बेस है? पर ये थ्योरी प्योर रेंट पे बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू है मार्जिनल लैंड्स का कोई होता है रेंट? बोलता है नहीं। जिनकी प्रोडक्ट, इसके मुताबिक ये है कि फर्टिलाइजर लैंड जो है, जब लैंड को फर्टिलाइज किया जाएगा तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो उसका रेंट भी बढ़ेगा। लैंड बैरन होगा, उसका ना रेंट बढ़ेगा तो ना वहाँ फसल होगी, तो इसके मुताबिक कुछ नहीं मिलेगा, उसको कोई रेंट नहीं मिलेगा। रिकार्डियन डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन लैंड इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी एंड लोकेशन। ज़मीन जो है वो क्या बोलता है? बोलता है ज़मीन वो है जो क्या है भाई, फर्टाइल है, और उसकी लोकेशन कहाँ पर है, वो किस एरिया में पड़ती है। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे, अगर वो गोदावरी वरी बेसन पे है तो मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चावल होने, गंगा बेसिस पे है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। तो इसी तरह से बोलता है उसकी लोकेशन का भी उस पर बड़ा फैक्टर रहता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखेंगे। रिकार्डो डिफाइन रेंट एज, आंसर है ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। समझे होंगे इस पॉइंट को। फर्स्ट फॉर्मल इंडस्ट्रियल, अब इंडस्ट्रीज पे थोड़ी बात करते हैं। फर्स्ट फॉर्मल इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन 1956। देखो, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, इंडिया 1945 में आज़ाद हो चुका था। इंडियाज़ को अब क्या करना था? अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, ग्रीन रेवोल्यूशन, ऐसी चीज़ों की उस वक्त ज़रूरत थी, बिकॉज ये ज़ीरो से शुरू कर रहे थे। एक्सप्लॉइट्स हो गई थी वेल्थ, यहाँ से ब्रिटिशर्स लेके चले गए थे। तो इन्होंने पहला प्लान 1951 में लाया, तो फोकस किया इन्होंने किस पे? 1951 टू 1956 तक जो पहला प्लान रहा है उसमें एग्रीकल्चर पे फोकस था। उसमें काफ़ी बजट का हिस्सा जो था एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए रखा था। 2.1% टारगेट रखा, 3.6 आया। लेकिन सेकंड जो रेवोल्यूशन था, सेकंड प्लान जो थी, वो शुरू होती है 1956 टू 5 साल ऐड कर दीजिए 61। तो वो प्लान जो था वो इंडस्ट्रियल प्लान पहले बार नेहरू जी ने 1950, इस तरह से हमारे पास इनफॉर्मल इंडस्ट्रियल प्लान 1948 में बन गया था, लेकिन यहाँ फॉर्मल पूछा गया है। पहली बार जो इंडिया ने इम्प्लीमेंट कर रखा था वो था 1956 वाला।
फिर 1956 में 1965 वाला भी आया, 1971 वाला, 1978 वाला, 1980 वाला, 1991 वाला। सो इस तरह से ये इंडस्ट्रियल प्लान जो था ये सेकंड प्लानिंग में था, और ये किस मॉडल पे था? पीसी महलनोबिस मॉडल। हालांकि हमारा सेकंड प्लान ही पीसी महलनोबिस मॉडल पे ही था। 3 इंडस्ट्रियां लगी थी, एक लगी थी दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, रूरकेला में लगी थी एक, और भिलाई छत्तीसगढ़ में लगी थी। ये 3 इंडस्ट्रियां जो थी ये ब्रिटिश ने लगाई थी, ये जर्मन ने लगाई थी, और ये भी जर्मन ने लगाई थी। ये इंडस्ट्रियां जो थी उस वक़्त इनकी बड़ी इम्पोर्टेंस थी। दामोदर वैली, छोटा नागपुर जो था वो बाहर भी कहा जाता है, रोहर ऑफ इंग्लैंड, ब्रिटिश यूरोप कहा जाए, क्योंकि वहाँ पर भी कोल माइनिंग एंड प्रोसेसिंग बहुत होती है। सो उसके बाद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो आप कमेंट के ज़रिए बताएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, इस पे भी मैं इन 5-6 दिनों में मैक्सिमम, कल भी इकॉनमी प्लस साइंस का लाएंगे। थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं अपलोड कर पाते हैं। कल आपको साइंस पे, या मे भी इन द लेट आवर्स में, लेट नाइट में, टू नाइट इन लेट आवर्स में एक और वीडियो आपके लिए केमिस्ट्री MCQs बेसिस पे आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई एम इन नीड ऑफ योर सपोर्ट, and those who are on my channel,